हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक गणनाएं यानी केमिकल कैलकुलेशन। तो आपका रासायनिक गणनाएं जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस चैप्टर को इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर 100% समझ में आएगा। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। आपको इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं इस चैप्टर को। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो आपसे छूटेगा भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक इसका है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि तुल्यांकी भार क्या होता है। आपको पता है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। ओके, तो यहाँ पर समझना ये है तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। यहाँ पर समझना ये है कि क्या तुल्यांकी भार का मान चेंज हो सकता है या फिक्स होता है। तुल्यांकी भार का मान क्या बदल सकता है या एक ही मान होता है किसी तत्व के लिए। तो प्यारे दोस्तों समझिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं परमाणु भार बटे संयोजकता, तो आपको तो इतना समझ में आता ही होगा कि किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह हमेशा फिक्स होता है। चाहे कोई सा भी तत्व ले लीजिए, उसका परमाणु भार फिक्स है कि इतना है तो है। जैसे क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है तो है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो किसकी चेंजिंग की वजह से, किसके बदलने की वजह से आपका तुल्यांकी भार बदलता है? तो संयोजकता की बदलने की वजह से आपका तुल्यांकी भार बदलता है। जैसे कि कॉपर आपका होता है, कॉपर की जो संयोजकता होती है +1 भी होती है +2 भी होती है। जो कॉपर की संयोजकता होती है +1 भी होती है +2 भी होती है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है, यदि आपके संयोजकता का मान चेंज होगा, यदि संयोजकता का मान बदलेगा तो आपका तुल्यांकी भार भी बदलेगा। तो तुल्यांकी भार के चेंजिंग का कारण है वह संयोजकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न संयोजकताएं होती हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी भिन्न भिन्न संयोजकताएं होती हैं। जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया, कॉपर की संयोजकता +1 भी होती है +2 भी होती है। यदि एग्जांपल के रूप में हम ले कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि तुल्यांकी भार भिन्न भिन्न होता है, तो समझिएगा। जैसे मैंने ले लिया CuSO4 का आपको तुल्यांकी भार निकालना है। समझिएगा ध्यान से, CuSO4 का आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो आपका क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। तो सबसे पहले क्या करते हैं? CuSO4 का परमाणु भार निकालते हैं। तो Cu का परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो परमाणु भार मान लीजिए हम ले लेते हैं 58 प्लस। अब बात करते हैं सल्फर का। तो सल्फर का कितना परमाणु भार होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 चौको 64। तो हो जाएगा आपका 8 2 10 4 14 को 4 हासिल बचे 1 6 3 9 5 14 4 2 6 और 8 से 14 को 4 हासिल बचे 1 6 3 9 5 14 6 3 9 5 14 और 1 15। ओके, 4 2 6 8 से 14 को 4 हासिल बचे 1 6 1 7 3 10 5 15। ओके, अब ये तो आपने देख लिया परमाणु भार। अब अगर मैं संयोजकता का मान यहाँ पर 1 लेता हूं
तो आपका क्या हो जाएगा, परमाणु भार 154 बटे संयोजकता 1 लेता हूं तो हमारा 154 आता है। कब, जब मैं कॉपर की संयोजकता को 1 लेता हूं। ओके, अब यहीं पर यदि हम कॉपर की संयोजकता 1 ना लेकर के 2 लें तो क्या होगा, 154 बटे 2 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी कि कॉपर की संयोजकता में चेंजिंग की वजह से आपका तुल्यांकी भार भी चेंज हो रहा है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तुल्यांकी भार का मान चेंज होता है, बदलता है, वो संयोजकता की वजह से, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न संयोजकताएं होती है, या ये कह सकते हैं कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी भिन्न भिन्न संयोजकताएं होती है। तो संयोजकताएं बदलने की वजह से उनका तुल्यांकी भार भी बदलता है। जिस तरीके से मैंने आपको CuSO4 का एग्जाम्पल बता दिया कि संयोजकता 1 लेने पर कॉपर की आपका तुल्यांकी भार 154 आता है और संयोजकता 2 लेने पर आपका तुल्यांकी भार 77 आता है। ओके, अब हम बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता से फार्मूला निकल के आता है आपका, परमाणु भार बराबर आपका हो जाएगा तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको तुल्यांकी भार और संयोजकता दे दिया रहेगा, आपको परमाणु भार पूछेगा तो आपका होता है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। अब हम बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो समझिएगा अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है। जो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता हो जाएगा आपका। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे आपका हो जाएगा अम्ल की क्षारकता। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि अम्ल की क्षारकता होती क्या है। तो किसी भी यौगिक में या किसी भी परमाणु में जितने हाइड्रोजन की संख्या होती है वही अम्ल की क्षारकता होती है। किसी भी यौगिक अथवा किसी परमाणु में जितने हाइड्रोजन की संख्या होती है वही होती है अम्ल की क्षारकता। जैसे अगर मैं लिख दूं H2SO4 और HNO3 तो पूछा जाए H2SO4 में अम्ल की क्षारकता क्या है, तो अम्ल की क्षारकता क्या होती है। किसी भी यौगिक में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वही अम्ल की क्षारकता होती है। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो अम्ल की क्षारकता हो जाएगी 2। अब इसकी बात करें HNO3 में अम्ल की क्षारकता है तो कितने हाइड्रोजन आयन है, 1, तो अम्ल की क्षारकता हो जाएगी 1। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है। तो जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वही अम्ल की क्षारकता होती है। तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा अम्ल की क्षारकता और यहाँ से 1। इतनी सी क्लियर है बात। अब हम एक क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 का आपसे पूछ लिया जाए कि तुल्यांकी भार बताइए, तो आपका क्या होता है, H2SO4 आपका एक अम्ल है, इसका तुल्यांकी भार पूछा है तो अम्ल का अणुभार यानी H2SO4 का अणुभार निकालिए। H2SO4 का अणुभार तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 भाग लिया गया है तो 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 16, 16 दूना 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 भाग लिया गया है तो 64। अब जोड़ दीजिए तो 4 2 6 2 8 को 8 हो गया, 4 2 6 2 8,
6 3 9 यानी हो गया 98। ओके, अब हमको निकालना है अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अनुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो अम्ल का अनुभार आपने निकाला 98 बटे अम्ल की क्षारकता कितना आपने देखा है 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल का तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, अम्ल की क्षारकता कैसे पहचानते हैं, और अम्ल की क्षारकता से या अम्ल का तुल्यांकी भार से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्षार का तुल्यांकी भार, या कह सकते हैं क्षारक का तुल्यांकी भार। क्षारक का तुल्यांकी भार, क्षारक का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तो क्षारक का जो तुल्यांकी भार होता है, क्षारक का अणुभार, क्षारक का अणुभार बटे क्षारक की अम्लता, क्षारक की अम्लता। ये आपका फार्मूला होता है। क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षारक का अणुभार बटे क्षारक की अम्लता। इसके पहले आपने क्या सीखा है, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर आपने पढ़ा है अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता। तो मैं दोनों फार्मूलों को इसलिए लिख रहा हूं, कारण इसका ये है कि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों को माइंड में सेट करने में। अगर पूछेगा अम्ल का तुल्यांकी भार तो अम्ल का अणुभार ऊपर आएगा, अगर पूछेगा क्षार का तुल्यांकी भार तो क्षारक का अणुभार ऊपर आएगा। इतना सेट करना है कि यदि अम्ल का तुल्यांकी भार पूछेगा तो अम्ल का अणुभार ऊपर आएगा, यदि क्षारक का तुल्यांकी भार पूछेगा तो क्षारक का अणुभार ऊपर आएगा। यदि पूछता है अम्ल का तुल्यांकी भार तो लिखेंगे अम्ल की क्षारकता। यदि पूछता है अम्ल का तुल्यांकी भार तो अम्ल की क्षारकता होगा। यदि पूछता है क्षारक का तुल्यांकी भार तो क्षारक की अम्लता होता है। तो इसको आप सेट कर लीजिए माइंड में कि अगर क्षारक का तुल्यांकी भार पूछता है तो क्षारक की अम्लता होगा, क्षारक का तुल्यांकी भार पूछेगा तो क्षारक की अम्लता होगा, लेकिन अगर अम्ल का तुल्यांकी भार पूछेगा तो अम्ल की क्षारकता होगा। ये आपको माइंड में सेट करना है। अब हम बात करते हैं कि क्षारक की अम्लता क्या होती है। तो किसी भी यौगिक अथवा किसी भी परमाणु में जो OH आयन उपस्थित होते हैं वही क्षारक की अम्लता होती है। जैसे आप ले लीजिए NaOH और BaOH का टॉयन। तो मैंने क्या बोला, जो OH आयन की संख्या होती है वही क्षारक की अम्लता होती है। जैसे इसमें OH आयन की संख्या कितनी है 1, तो इसकी क्षारक की अम्लता कितना हो जाएगा 1। इसमें OH आयन की कितनी संख्या है 2, तो क्षारक की अम्लता कितनी हो जाएगी 2। यानी जो OH आयन की संख्या होती है वही क्षारक की अम्लता होती है, जो OH आयन की संख्या होती है वही क्षारक की अम्लता होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल 1 कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि NaOH का तुल्यांकी भार बताइए, या पूछ लिया जाए NaOH क्षारक का तुल्यांकी भार बताइए, या पूछा जाए NaOH का तुल्यांकी भार बताइए, तो आपको क्या करना है, क्षारक का अनुभार, यानी सबसे पहले आपको NaOH का अनुभार निकालना पड़ेगा। NaOH तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है या अनुभार होता है वो होता है आपका 23, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है +1। इसको जोड़ लीजिए तो 6 1 7 3 10 को 0, हासिल बचे 1 1 2 3 और 1 4। यानी आपका जो NaOH का अनुभार आ गया, या यह कह सकते हैं NaOH क्षारक का जो अनुभार हो गया 40। अब हमको निकालना है तुल्यांकी भार NaOH का। तो आपका होता है क्षारक का तुल्यांकी भार। क्षारक कब पहचानेंगे, जब OH आयन उपस्थित होगा
तो आप उसको पहचान लीजिएगा कि क्षारक का तुल्यांकी भार या परमाणु भार पूछ रहा है। यदि H आयन केवल प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया H2SO4, तो उसमें केवल, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले H2SO4, तो उसमें केवल H आयन उपस्थित था, तो ये अम्ल का एग्जाम्पल है। यदि OH आयन उपस्थित है तो क्षारक का एग्जाम्पल है। इससे आप अंतर बता सकते हैं कि यदि H आयन केवल उपस्थित है तो अम्ल का एग्जाम्पल है, यदि OH आयन उपस्थित है तो क्षारक का एग्जाम्पल है। ओके, तो NaOH का तुल्यांकी भार बराबर क्षारक का अनुभार, क्षारक का अनुभार कितना है 40 बटे क्षारक की अम्लता। क्षारक की अम्लता कितनी है NaOH में 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 40, यानी NaOH का जो तुल्यांकी भार हो जाएगा 40। तो इस तरीके से आपको तुल्यांकी भार क्या होता है, तुल्यांकी भार का मान क्यों चेंज होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं और क्षारक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, और कौन अम्लीय पदार्थ है कौन क्षारीय पदार्थ है, इसको आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे जो आपका टॉपिक होगा रासायनिक गणनाएं में, उसको पढ़ेंगे। और प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में यदि किसी भी पॉइंट पर या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।